सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक अनस्टॉपेबल। तो बच्चों, ये जो हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीटीक्यू की सीरीज चल रही है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, उसमें है आज लेक्चर नंबर 10। ओके तो लेक्चर नंबर 9 में हमने बच्चों क्या देखा था? लेक्चर नंबर 9 में हमने कंक्लूड किया था होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, 3 लेक्चर में मैंने होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस किया। उससे पहले रैंक, डिटरमिनेंट, इनवर्स, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। आज का जो लेक्चर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की आज मैं आपको एक मेथोडोलॉजी बताऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू। वही मेथड, वही रास्ता हमको फॉलो करना है हर प्रॉब्लम में, अगर क्वेश्चन क्या है, नॉन होमोजीनियस के रिलेटेड है। ओके, अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको जो मैं आज प्रोसीजर बताऊंगा वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। उससे पहले कि ये गेट में क्वेश्चन आया है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को गेट में कैसे सॉल्व करना है। ये बहुत ही ऐसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें मैं नॉन होमोजीनियस में कैसे प्रोसीड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? दी सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस टू दी इक्वेशंस 2x + 3y = 1, x - y = 4, 4x - y = अल्फा विल एग्जिस्ट इफ अल्फा इज इक्वल टू डैश। ओके, अभी यहां पे आप ध्यान देंगे तो यहां पे 3 इक्वेशन है, 2x + 3y = 1, x - y = 4, 4x - y = अल्फा। लेकिन तीनों इक्वेशन में दो ही वेरिएबल है, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, इसमें भी xy। मतलब ये तीनों के तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइंस। तीनों के तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो अगर तीनों के तीनों यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस हैं, तो स्ट्रेट लाइंस अगर तीनों, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको 3 केस डिस्कस किए थे। ओके, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। मैंने वहां पे आपके साथ 3 केस वहां पे डिस्कस किए थे। पहला केस क्या था? दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दोनों पैरेलल में होंगी तो सॉल्यूशन नहीं होगा। दोनों इंटरसेक्ट करेंगे लेकिन किसी एक पॉइंट पे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहां पे 3 लाइन है, 3 लाइन के केस में भी ऐसा ही होगा। ओके, कैसे? हम चलो इसमें आगे प्रोसीड करते हैं, थोड़ा इसको समझिए क्वेश्चन को, है ना। 3 लाइन के केस में कैसा हो सकता है, यहां पे ध्यान दो। कितने केस पॉसिबल है वो देख लो। ओके, कितने केस पॉसिबल है वो देखो। यहाँ पे एक लाइन ये आ गई मेरी। ओके, एक लाइन ये आ गई। ये तभी होगा जब तीनों के तीनों लाइंस क्या है? पैरेलल है, मतलब तीनों का स्लोप सेम होगा। एक ये केस आ गया बच्चों। ओके, अगर 3 लाइन है तो वो मैं बता रहा हूं, एक ये केस आएगा। ओके, एक ये केस हो गया। ये मैं से एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। ओके, ये देखो एक ये केस आ गया। इसमें तीनों के तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे। ओके, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, यहां पे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं व्हाइट। ओके, यहां पे, सिर्फ यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा? नो सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो नो सॉल्यूशन। यहां पे क्या होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यहां पे क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। फिर एक और केस आएगा, चलो एक और केस देख लेते हैं। यहां पे व्हाइट कलर के लाइंस बना देता हूं। ओके, यहां पे एक और केस देख लेते हैं। यहां पे देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। ये आपका लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3, ये आपका L1, ये आपका L2, ये आपका L3। और यहां पे क्या हो गए? तीनों के तीनों लाइन मर्ज हो गए। तीनों के तीनों लाइन क्या हो गए बेटा? मर्ज हो गए। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ ये बात? तीनों के तीनों लाइन क्या हो गई? मर्ज हो गई। तो तीनों के तीनों लाइन मर्ज हो गई, तो इस केस में क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ ये बात? तो हमें यहां पे क्वेश्चन पे वापस जाते हैं, तो इसने क्या बोला है? हमें ये जो सॉल्यूशंस टू द इक्वेशंस, इन इक्वेशंस का अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यहां पे एस लगाए मतलब एक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो उस केस में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? मतलब ये वाला केस हमें नहीं कंसीडर करना है, नो सॉल्यूशन वाला। हमारे पास अभी अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है 3 लाइन के इक्वेशन में, 3 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, तो या तो ये केस बनेगा या तो ये केस बनेगा। ये केस बनेगा तो यूनिक सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन होगा, और ये केस होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ? देखो अभी यहां पे 2 केस बन रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारे लिए सबसे आसान इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे लिए सबसे आसान तरीका यह है कि हम यूनिक सॉल्यूशन के रास्ते से जाएंगे, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो इस रास्ते पे जाना हमारे लिए बहुत आसान है। ओके, तो अभी यहां पे मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान देना, इक्वेशंस लिख रहा हूं। पहला इक्वेशन क्या है? 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 1, ये आपका पहला इक्वेशन है। ओके, 2x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दूसरा इक्वेशन है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, और तीसरा क्या है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू अल्फा। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू अल्फा, इज इक्वल टू अल्फा। ओके, अभी यहां पे भी आप एक चीज का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, देखो यहां पे इस केस में क्या होता है, तीनों लाइन के स्लोप सेम होते हैं लेकिन y इंटरसेप्ट अलग अलग होगा। ओके, इस केस में आप देखेंगे, यहां पे ध्यान दो, इस केस में अगर आप देखोगे तो y इंटरसेप्ट भी सेम होगा और तीनों लाइन के स्लोप भी क्या होंगे, सेम होंगे। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ। y इंटरसेप्ट भी सेम होगा और तीनों लाइन के स्लोप भी सेम होंगे। अभी आप दूसरे यहां इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे, ये वाले दो इक्वेशन जो फर्स्ट दो इक्वेशन है, फर्स्ट दो इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो दोनों का स्लोप भी अलग अलग है और y इंटरसेप्ट भी अलग अलग है। y इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पे x की वैल्यू रखो, देखो y क्या रहा है 1/3, इधर x की वैल्यू 0 रखो तो y क्या रहा है -4। तो इसका मतलब हमारे केस में ये वाला केस भी नहीं हो सकता, ये वाला केस इसलिए नहीं हो सकता कि क्वेश्चन में बोला है सॉल्यूशन चाहिए। ये वाला क्वेश्चन तब पॉसिबल जब y इंटरसेप्ट सेम हो और स्लोप सेम हो, वो इन दो इक्वेशंस में नहीं है। अगर दो इक्वेशंस में नहीं है तो तीनों इक्वेशंस में भी नहीं होगा। ओके, तो हमारे लिए सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन का केस पॉसिबल है। ओके, मैं इसको बोल देता हूं, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। ओके, अभी ध्यान से देखो, लेट अस से ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। अगर मैं लाइन 1 का इक्वेशन मुझे पता है क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स नोन है, लाइन 2 का इक्वेशन पता है उसमें सारे एलिमेंट्स नोन है, लाइन 3 में सारे एलिमेंट्स नोन नहीं है, अल्फा अननोन है। तो देखो अगर L1 L2 को मैं सॉल्व करूंगा, मतलब L1 के इक्वेशन और L2 के इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो एक मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। वो सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि L1 और L2 एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमारे केस में क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन का केस हमें कंसीडर करना है, तो जो पॉइंट L1 और L2 पे लाए करेगा सेम पॉइंट L3 पे लाए करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब हम L1 और L2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा x और y के फॉर्म में, वो L3 को भी सेटिस्फाई करेगा 100%। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। ओके, चलो L1 और L2 को सॉल्व करते। पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। दूसरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होगा, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 3y कट हो गया, ये क्या हो गया 5x इज इक्वल टू 13। तो x बराबर क्या है आपका 13/5। x आपका कितना है बेटा 13/5। अभी L2 के इक्वेशन को यूज करके y फाइंड करो, y क्या होगा x माइनस 4 डेट इज 13/5 माइनस 4। ठीक है, 13/5 माइनस 4, 13/5 माइनस 4 कितना होगा, देखो 5 इंटू 4 कितना होगा 13 माइनस 20, 13 माइनस 20 कितना होगा -7/5। आई इतनी बात समझ में। ओके, और क्योंकि हमें यूनिक सॉल्यूशन का केस कंसीडर करना है तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और तीनों के तीनों लाइन एक ही सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तभी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब ये x और y इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन में अल्फा बराबर क्या होगा 4 इंटू एक्स कितना है अपना 13/5 और y कितना है -5, तो क्या रहेगा +7/5। ओके, तो ये कितना होगा, यहां पे ध्यान से देखिए 13 इंटू 4 कितना होगा 52, 52 प्लस 7 कितना होगा 59/5। ये आपका आ गया अल्फा की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में ऐसे हमें सोचना था। ऑप्शन देखो है अल्फा 59, ये रहा ऑप्शन डी। आई इतनी बात समझ में। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सोचना है आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, चलो बड़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमें सिर्फ यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज करने थे। ओके, क्वेश्चन नंबर अभी आ रहे हैं 2 पे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, जो हमने इससे पहले प्रॉब्लम किया वो भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, लेकिन उसमें हमें डिटेल में कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे बेसिक इंट्यूटिव नॉलेज से ही वो सॉल्व हो गया। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी ध्यान से देखो, ये नॉन होमोजेनियस क्यों है। याद करो जब हमने पहले 3 लेक्चर में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था तो x1 जो अननोन्स थे उसके टर्म्स राइट हैंड साइड पे थे और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे के सारे जीरो थे। लेकिन यहां पे सारे के सारे जीरो नहीं है, यहां पे 3 है, यहां पे 0 1 है। अगर यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में एटलीस्ट एक एलिमेंट भी नॉन जीरो है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये क्या है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों क्या
नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। अभी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगर हमें कुछ भी फाइंड करना था तो हम किस पे फोकस कर रहे थे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे। लेकिन अभी नॉन होमोजीनियस सिस्टम के केस में हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की भी जरूरत पड़ेगी और एक दूसरा मैट्रिक्स नया जिसका नाम है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे ये सिखाऊंगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, फिर हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। ओके ठीक है, चलो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखो, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो। ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अभी यहां पे देखो इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ये अपना 3x3 का मैट्रिक्स होगा, जैसे हम होमोजीनियस में करते थे। ये अपना x1 होगा, x2 होगा और x3 होगा। होमोजीनियस के केस में राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट जीरो थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है देखो 3 0 1, क्या आएगा यहाँ पे 3 0 1। और ये अपना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 -1 0। ओके, फिर यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये क्या होगा 1 -1 1 1 -1 1। ओके ठीक है ये बात। अभी यहाँ पे ये है अपना सिस्टम को लिख दिया हमने x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, और होमोजीनियस के केस में बी क्या था अपना ओ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ओके ठीक है, अभी नॉन होमोजीनियस के केस में अगर हमें किसी भी चीज पे कंक्लूड करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो सब चीजें इनफाइनाइट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। जबकि होमोजीनियस के केस में क्या बनाना पड़ रहा था, सिर्फ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं वो देखिए, लिखेंगे इसे a रेशियो b, ऐसे यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे ताकि पता चले ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान से देखो। ओके, सबसे पहले a के एलिमेंट्स, ये मैट्रिक्स a है, इसके एलिमेंट्स लिख दो 1 1 1 1 -1 0 1 -1 1। ओके, ये हमने लिख दिया, एक बार देख लेते हैं, यही है ना, हाँ 1 -1 1। ओके, फिर यहां पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इसी मैट्रिक्स के अंदर b के एलिमेंट्स लिख देंगे 3 0 1। ये स्ट्रेट लाइन हमने इसलिए खींचा था कि याद रहे ये जो है लेफ्ट साइड वाले और b के एलिमेंट्स है। ओके ठीक है, ये अपना बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, ये अपना इतना पार्ट कितना है, ये क्या है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये पूरा क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके ठीक है, अभी याद करो होमोजीनियस के केस में हम रैंक से कंक्लूजन निकाल रहे थे, किसकी रैंक, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक। लेकिन यहां पे नॉन होमोजीनियस के केस में हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक निकालना पड़ेगा और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का भी रैंक निकालना पड़ेगा, फिर ही हम कुछ कंक्लूड कर पाएंगे। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। ओके, अगर इस मैट्रिक्स का ये कंसीडर करो, ये पूरा एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं 4 कॉलम, मतलब 3x4 का मैट्रिक्स है। इसको अगर आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इसको अगर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली साथ साथ में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। ओके, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये हमने सीखा है जब रैंक निकाल रहे थे, ये 1 के नीचे दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाओ। 1 के तो R2 चेंज हो जाएगा, कैसे, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, और R3 में से भी R1 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे देखो क्या होगा 1 1 1 और ये हो जाएगा आपका 3। ओके, ये क्या होगा 1 -1 0 -1 -1 -2 0 -1 1 0 -3 -3। अभी यहाँ पे ध्यान रखना, इस पूरे मैट्रिक्स पे रो इक्विवेलेंट, इस पूरे मैट्रिक्स को क्या कर रहा हूं, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहां पे तो चेंज लाओगे, यहां पे भी चेंज लाना है क्योंकि पूरी रो को कंसीडर करना है हमें। ओके, क्योंकि ये एक इंटायर मैट्रिक्स है, ये लाइन सिर्फ इसलिए खींचा है ताकि आपको याद रहे ये बी के एलिमेंट्स है, मतलब राइट साइड के एलिमेंट्स है। लेकिन जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे तो इधर भी चेंज करना है और इधर भी चेंज करना है साथ साथ में। ओके, तो 0 -3 3। ओके, ये 1 -1 हो जाएगा 0 -1 -1 हो जाएगा -2 1 -1 हो जाएगा 0 1 -3 कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2। ओके, 1 के नीचे सब 0 बना दिए। अभी सेकंड रो में -2 के नीचे 0 बनाओ। ठीक है, -2 के नीचे 0 बनाओ। कैसे बनाओगे, R3 को चेंज कर दोगे, R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके ठीक है, तो क्या होगा 1 1 1, ये आपका हो गया 3। ओके, 0 0
-2 -1 -3। ओके, तो -2 -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -2 यहां पे देखना ना, -2 ऑफ +3 तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 1। ये आपका बेटा क्या हो गया, 1 हो गया। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। ये अपना मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, उसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना। पहले 1 के नीचे 0 बना है, फिर -2 के नीचे 0 बना है, 1 के नीचे तो कुछ है ही नहीं। ये अपना रो इक्विवेलेंट फॉर्म में मैट्रिक्स आ गया। ओके, A/B ये अपना आ गया रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। अभी मैं बोलूंगा कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब इतना, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 3 है। ओके, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना है, ये मुझे बताओ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए इतने को नहीं, पूरे को देखो। पूरे को देखोगे तो ये पूरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 1 2 3। तो इसका भी रैंक कितना है बेटा, 3। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसका रैंक बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। ओके, 3 के बराबर आ गया। अब अपने सिस्टम में अननोन्स भी कितने थे बेटा, 3 ही थे, x1 x2 x3। x1 x2 x3 इज इक्वल टू, यहां पे देखो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन्स। ओके, ठीक है, यहां तक हमने कंक्लूड कर दिया। यहां तक हमने कंक्लूड कर दिया। हमने इतना यहां से कुछ निकाल लिया कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का दोनों का रैंक बराबर है। और किसके बराबर है, 3 हो। 3 क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स। अभी यहां पे आप समरी लिख दो। ओके, नॉन होमोजेनियस के केस में, x इज इक्वल टू b के केस में यहां पे 2 केस बनेंगे। ओके, एक आपका आएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब कोएफिशिएंट और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर नहीं होगा। ये केसेस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और दूसरा आएगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये तब पॉसिबल है जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो याद करो, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के केस में, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के केस में याद करना, नो सॉल्यूशन का केस नहीं था। लेकिन नॉन होमोजीनियस के केस में नो सॉल्यूशन का भी केस पॉसिबल है। आई इतनी बात समझ में। और सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब दोनों का रैंक बराबर होगा। तो हमारे केस में दोनों का रैंक बराबर आया है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यूनिक होगा कि इनफाइनाइट होगा, वो अभी पता चलेगा। कैसे, यहां पे ध्यान दो। ओके, ठीक है, यहां पे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, मतलब ये दोनों रैंक बराबर आ गए। तो अगर रैंक ऑफ ए, इस केस में अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो आपको क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, और रैंक ऑफ ए जो कि सीधी सी बात है इसके बराबर ही होगा, क्योंकि यही केस कंसीडर कर रहे थे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। आई इतनी बात समझ में। तो सबसे पहले बात, नॉन होमोजीनियस के केस में अगर दोनों का रैंक बराबर नहीं तो सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर दोनों का रैंक बराबर है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर दोनों का रैंक बराबर है और नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर दोनों का रैंक बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है, तो यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारे केस में देखो क्या था, दोनों का रैंक बराबर था और किसके इक्वल था, नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारा केस कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये वाला केस। ओके, ऐसे ही आपको प्रोसीड करना है, आप टेंशन मत लो। और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, कल का जो लेक्चर आएगा उसमें मैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊंगा गेट के, जिसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो इस सेशन को हम यहीं पे बेटा कंक्लूड करते हैं फिर से। अच्छा, यहां पे मैं बता देता हूं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अपना होगा यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अपना कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। आई होप ये चीजें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। ओके, यहां पे देखो, ठीक है। ओके, यहां पे क्या आ गया, अपना यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन तो सेम ही होते हैं। पता नहीं ऑप्शन सी फिर वापस क्यों इसने बना दिया है। ठीक है, तो इस सेशन को बेटा हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। फिर से मैं मिलूंगा कल के लेक्चर में और कुछ और प्रॉब्लम्स हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।